नाज़रादा प्रोग्राम हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, कोरोना के इस दौर में अगर सबसे ज़्यादा चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं तो वो हैं हमारे स्टूडेंट्स, हमारे तालिब इल्म। ख़ास तौर से जो तालिब इल्म 12वीं जमात में हैं या 12वीं जमात पास कर चुके हैं, उनके लिए करियर के क्या कुछ ऑप्शंस उनके सामने हैं, इसी ताल्लुक़ पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएं कि हमारा ये ख़ास प्रोग्राम उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी है जो कि अपने करियर को इस दौर में आगे ले जाना चाहते हैं। अगर कुछ भी उन्हें परेशानी है, कुछ भी वो गाइडेंस हासिल करना चाहते हैं तो वो हमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही हमारे ख़ास मेहमान, जाने पहचाने हमारे मेहमान, डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी DU में। साथ ही साथ करियर काउंसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मीडिया एक्सपर्ट हैं, एकेडमिशियन भी हैं और बहुत सारी चीज़ें इनके नाम के साथ जुड़ी हैं। हम आपको बताएं कि इन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, साथ ही बहुत सारे इनामात से इन्हें सरफराज किया जा चुका है। तो संजय सिंह बघेल जी, आपका बहुत इस्तकबाल करेंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कोरोना का ये दौर हमारे जो तालिब इल्म हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर हम 12th के तालिब इल्मों की बात करेंगे, स्टूडेंट्स की बात करेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है कि वो आगे क्या करें। आप उनको किस तरह से गाइडेंस देंगे? देखिए ही ना, ये जो मुसीबत है और कहते हैं ज़िंदगी जो है अनिश्चितता का दौर है और जो ज़िंदगी निश्चित होती है उसको ज़िंदगी माना ही नहीं जाता। और इस तरह का कोरोना का जिस तरह से प्रॉब्लम आया है, ये कभी-कभी 100 वर्ष में पहली बार आया है फिर से। हम इसके पहले स्पेनिश फ्लू सुने थे, प्लेग सुने थे, तो एक पूरा इस तरह की चीज़ें आई हैं। लेकिन ये बच्चों के मन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे एक्टिव प्राणी हैं और उनका करियर से जहां तक सवाल है, एक तरह से आप उछलते कूदते हुए बच्चों को जो सपने देख रहा है, जिसके पंख लगे हुए हैं, बिल्कुल, उनको आप बंद कर दीजिए तो समझ नहीं पाएगा कि हमें करना क्या चाहिए। बिल्कुल यही 12वीं पढ़ रहे बच्चों का, क्योंकि वो एक आसमान छूना चाहता है, वो देखना चाहता है, अपनी दुनिया से बाहर निकलना चाहता है। ऐसे में उसके मन में कई सारे उलझन होते हैं, तनाव होते हैं, करियर को लेकर के भी समस्याएं होती उसको। तो मुझे लगता है लेकिन यही सबसे बेहतर समय होता है जब आप अपने लिए समय दे पा रहे हैं और अपने आप को चेक कर पा रहे हैं, अपना स्वयं का मूल्यांकन कर पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं करना चाहूंगा कि आप जब भी इतना समय मिल रहा है तो आप थोड़ा अपने बैठिए और अपनी प्रतिभा को पहचानिए। हम मैनेजमेंट में और करियर के बारे में कहते हैं अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए, स्ट्रेंथ अपनी पहचानिए, अपनी वीकनेस पहचानिए और फिर देखिए कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कीजिए। क्योंकि कोरोना काल में एक तो चीज बहुत अच्छी की है कि आप बता दिया है कि आने वाले समय में जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो ट्रेडिशनल नहीं होगी, उसका प्लेटफॉर्म पूरी तरह से बदल चुका है। जो आने वाली जॉब है उसमें से 60 to 80% ऑनलाइन है और इसमें आपको दक्षता हासिल करनी होगी, आपको स्किल डेवलप करना होगा आज के मार्केट और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के हिसाब से, क्योंकि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं। तो इस तरह के जहां अभी तक हम ट्रेडिशनल कोर्सेस एक तरह से हम पढ़ रहे थे, उससे बाहर निकल के एक प्रोफेशनल कोर्सेस जो आ गए हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल मार्केटिंग है, पाइथन है, डाटा माइनिंग है, इन सबको जब हम पढ़ेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये सब पढ़ेंगे तो ये कितने बड़े करियर के अपॉर्चुनिटीज है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब जैसे कोरोना काल में अभी हमने 2 दिन पहले एक आर्टिकल किसी नेशनल न्यूज़पेपर में मुझे लिखा गया, पैरामेडिकल का मैं देख रहा था, नीति आयोग कहती है कि जितने हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स हैं भारत में और जितने खोले गए हैं और सरकार बहुत सारे ऐसे बच्चों को ट्रेंड भी कर रही है जो साइंस बैकग्राउंड से है, जो पैरामेडिकल का कोर्स करा के, क्योंकि जिस तरह से कोविड में रिक्वायरमेंट हुई पैरामेडिकल स्टाफ्स की, तो नीति आयोग कह रहा है कि जितने हमारे पास चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी संस्थान हैं,
जी, जो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं बच्चे, जो उनको सर्टिफिकेट कोर्स दे रहे हैं, डिप्लोमा दे रहे हैं, जी, डिग्री दे रहे हैं, उसके अलावा भी मुझे 6 लाख प्रति वर्ष और बच्चे चाहिए पैरामेडिकल के क्षेत्र में, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो इस तरह के कोर्सेज जो आए हैं, जी, कहीं जी, ना कहीं मार्केट के हिसाब से एकदम से नए हैं, लेकिन इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जी, ऐसे बच्चों को थोड़ा उस पर फोकस करना चाहिए। और दूसरा मैं और भी बोलना चाहूंगा, यदि आपके पास समय है, बिल्कुल, बिल्कुल आप सर। सब नेट से जुड़े हुए हैं, जी, तो आप बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस आजकल स्टार्ट हो चुके हैं, हुँ, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो कैम्ब्रिज से हो, चाहे ऑक्सफोर्ड से हो, हुँ, चाहे आईआईटी कानपुर से हो, आईआईटी दिल्ली से हो, आईएम बेंगलोर से हो, आईएम अहमदाबाद, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा कोर्सेस हैं जिसको आप कर सकते हैं, जो समय की जरूरत है। और कहीं ना कहीं ये आपकी स्किल को डेवलप करेंगे, जिसकी वजह से आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा यदि आप इन कोर्सेज को कर लोगे, क्योंकि इनकी डिमांड, जो इस तरह के कोर्सेज बनाए गए हैं आपके लिए, उसकी जो है डिमांड मार्केट में बहुत आने वाले दिनों में होने वाली है। जी, जी संजय सिंह जी, आपने बहुत बहुत ही कारामद बात बताई है और इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। आपने हेल्थ सेक्टर की बात करी, 12th क्लास के बाद कौन कौन से ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, बच्चे जो हैं वो ले सकते हैं जिससे कि वो इस फील्ड में आगे बढ़ सके, क्योंकि आज वक्त की सबसे अहम ज़रूरत हमारा हेल्थ सेक्टर ही माना जा रहा है। देखिए हिना, अभी जो है यदि हम कुछ सेक्टर की बात करें, सेक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम प्रोमिनेंट 6-7 सेक्टर देखें तो जो हो रहा है, तो आप देख लीजिए, अभी जो हमारा मीडिया ही है, मीडिया जो है हमारा ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल मीडिया में आ जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे यूट्यूबर आ रहे हैं जो एडवर्टाइजिंग से लेके सब कुछ अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेच रहे हैं। और इसी तरह आर्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इस बीच आपने देखा होगा जहां सबका बिजनेस बंद हुआ है, वहीं पर जोमेटो का बिजनेस, स्विगी का बिजनेस, फ्लिपकार्ट का बिजनेस, अमेजन का बिजनेस, इन सब का बिजनेस बढ़ा है। ऑनलाइन जो ये ग्रोसरी स्टोर्स हैं, ऑनलाइन मॉल हैं, इन सब का बिजनेस बढ़ा है। तो एक तो इस तरह ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड यदि आप कोर्स करें, या उसको हम बोले डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्स करें, तो आपके लिए अच्छा है। दूसरा, आप घर बैठे सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा नर्सिंग का कोर्स, पैरामेडिकल का कोर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स, डाटा माइनिंग का कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स, यदि इस तरह का कोर्सेस आप करते हैं, पाइथन का कोर्स, यदि इस तरह के आप छोटे छोटे कोर्सेस 3-3 महीने 6-6 महीने का कोर्स करते हैं, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आपको खाली नहीं बैठने देगा, वो आपके लिए एक तरह से रोजगार का अवसर लेकर सामने आएगा। जी बिल्कुल। और नाज़रीन, आपसे भी हमारी ये दरख्वास्त है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, ख़ास तौर से अपने करियर को लेकर आप कुछ अगर पूछना चाहें तो हमारे साथ एक्सपर्ट जो हैं वो मौजूद हैं, आप पूछ सकते हैं। संजय सिंह जी, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, आज का नौजवान पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी चाहता है ताकि बहुत जल्दी वो रोज़गार से लग सके, तो ये कितना ज़रूरी आप समझते हैं? क्योंकि आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं अपने तमाम नाज़रीन के लिए। बिल्कुल हिना, मैं बोलना चाहूँगा, ये 90s के पहले का दौर नहीं है जब हम लोग पढ़ते थे और 12th के बाद लगता था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग ही एक ऑप्शन है। यदि उसके बाद करेंगे तो बहुत होगा, तो ग्रेजुएशन करेंगे तो कॉमर्स कर लेंगे, ह्यूमैनिटीज से कर लेंगे, साइंस से कर लेंगे, तो उसके बाद हम प्रोफेसर बन जाएंगे, बहुत है तो सिविल सर्विस और स्टेट सर्विसेज की जॉब मिल जाएगी। आज का समय जो है, आज की रिक्वायरमेंट जो है, उसको हम बोलते हैं MTS, मल्टी टैलेंटेड सर्विस वाले लोगों की जरूरत है जी। तो MTS का हो गया मल्टी टैलेंटेड मल्टीटास्किंग लोगों की जरूरत है। एक समय में आप कई काम कर सकते हैं। जैसे आप हम मीडिया का ही लें, यदि एक बच्चा हिंदी मीडियम का है और साथ साथ अंग्रेजी भी जानता है तो एक मीडिया से दूसरे मीडिया में स्विच कर सकता है। यदि उसके साथ एडिटिंग भी जानता है तो उसका एडेड एडवांटेज है। यदि उसका कम्युनिकेशन स्किल और अच्छी है तो वो और एडेड एडवांटेज है। तो एक साथ वो कोई भी कंपनी चाहती है एक ऐसे बंदे को हायर करो, 10 लोगों को हायर करने से बेटर है एक ऐसे बंदे को हायर करो जिसको प्रोडक्शन भी आता है, जिसको एडिटिंग भी आता है, जिसको कम्युनिकेशन स्किल भी आती है। यदि ऐसा बच्चा मिल जाता है हमें तो वो हमारे लिए सभी तरह का, तो इसीलिए बोलते हैं कि मल्टीटास्किंग काइंड ऑफ दी लोगों की जरूरत आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और साथ साथ जो मशीन लर्निंग को जानते हैं, जो आज के सिस्टम को जानते हैं, आज के टेक्नोलॉजी को जानते हैं, इस तरह के लोग यदि मिलते हैं साथ साथ नॉलेज के साथ साथ,
टेक्नोलॉजी से जो इनेबल्ड हैं उनकी सोने पे सुहागा है, उनकी जॉब मार्केट में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। जी बिल्कुल। और संजय सिंह जी, हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं उन बच्चों की खास तौर पर जो कि 12th के बाद हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते थे। कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं उनके तमाम जो ख्वाब हैं उन पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है। इसको दूर करने के लिए हमारी सरकार की तरफ से भी बेशक बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, कई तरह की स्कीमें जो हैं वो इन बच्चों के लिए शुरू की गई हैं। आपके ज़रिए हम अपने बच्चों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि उनके साथ सरकार खड़ी है और उनको आगे बढ़ाने के लिए कई तरह की स्कीमें भी शुरू की गई, सिर्फ उनको एक क्लिक के ज़रिए वहां तक पहुंचना है। जी हिना, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जहाँ तक बच्चों का तनाव और इस तरह की चीजें हैं, तो ऑलरेडी हमारी जो शिक्षा मंत्रालय है एक मनोदर्पण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसको आप ऑनलाइन काउंसलिंग या कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो उसके प्रारंभिक जिस दिन लॉन्च हुआ था उसका मैं भी हिस्सा था। दूसरा, जो बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं, तो ये बीमारी सिर्फ भारत की बीमारी नहीं है। कोविड और कोरोना की बीमारी भारत की बीमारी नहीं है, वैश्विक बीमारी है। और इसकी वजह से सिर्फ हमारा देश प्रभावित नहीं हुआ है, सब लोग को न्यूज में पता है। अमेरिका हो, फ्रांस हो, इटली हो, हमारे पड़ोस में जो सिंगापुर है, हांगकांग है, सब लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इन सब का कहीं ना कहीं या सेशन या तो पोस्टपोन्ड हुआ है या इन लोगों ने एग्जाम को कैंसिल किया है। तो वो सब जानते हैं कि दुनिया भर के कई प्रमुख देशों के जो सेशन हुए हैं या तो पोस्टपोन्ड हुए हैं या कैंसिल हुए हैं। ऐसे हालात में सरकार जब भी निर्णय लेती है, जब भी रिजल्ट डिक्लेयर करती है, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं तो उसका कंसिडरेशन दूसरे देशों में जरूर किया जाएगा। तो इस सिचुएशन को हमेशा मान के चले कि सरकार कोई ना कोई रास्ता आपके सामने लेकर आएगी, जिसके माध्यम से आप वहां दूसरे देशों में एडमिशन ले सकते हैं। जी, बहुत ही कारामद आपने हमारे तमाम नाज़रीन को ये जानकारी दी है और ज़रूर वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। संजय सिंह जी, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, चूँकि मैनुअल से हट के अब हम ऑनलाइन की तरफ बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो जो बच्चे आगे जाना चाहते हैं, कुछ टेक्निकल करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन का ये जो सफ़र है इसको कैसे दिलचस्प बना सकते हैं अपने करियर को लेकर? देखिए हिना, जो है मैं बिल्कुल मानता हूँ ऑफलाइन का एक अपना मजा है, एक अपना एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जो शिक्षा आप फेस टू फेस एक अपने टीचर से सीख सकते हैं, अपने गुरु से सीख सकते हैं, वो ऑनलाइन के माध्यम से वो इमोशनल फीलिंग नहीं आती, वो फिजिकल फीलिंग नहीं आती। और कई बार क्या होता है कि पूरी पर्सनालिटी को चेकअप जिस तरह से गुरु करता है और आपकी कमियों को निकाल करके वो कुछ सही बताता है, वो ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं हो सकता। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन ने एक बड़ी अच्छी बात और की है साथ साथ। जब कहते हैं कि जब किसी की अच्छाई होती तो कुछ बुराइयां भी होती हैं, तो यदि ऑनलाइन का ये बुराई रही है तो अच्छाई इसने ये किया कि अभी तक क्या है कि हमारे जो दूर दराज के बच्चे थे, छोटे छोटे गांव के बच्चे थे, वो बड़े शहरों तक नहीं पहुंच पाते थे, उनके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पाता था। लेकिन आज एक मोबाइल और इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने उन छोटे छोटे दूर दराज के बच्चों को भी, जो फीस यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली और हैदराबाद जैसे महानगरों में रह करके जिसके लिए आपको 2 लाख 3 लाख रुपया महीना साल का खर्चा करना पड़ता था, वो अपने घर में बैठकर 2-3 हजार का फीस भर करके एक इंटरनेट और एक स्मार्टफोन से कोई कोर्स कर सकते हैं। तो एक बड़ी अच्छी हुई कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। दूसरा, और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ग्लिचेज नहीं रह गए हैं, जो प्रॉब्लम्स आती वो भी नहीं रह गए हैं। तो आज के समय में ऐसे बहुत सारे वीडियोज और एग्जाम्पल के माध्यम से किसी भी टेक्नोलॉजी को, यदि आपके पास पूरा इंस्ट्रूमेंट है तो इवन प्रैक्टिकल भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसको आप स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाइए, कैसे क्या बनाना है। आप मान लीजिए वेबसाइट बनाना है तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं, आपको बिल्कुल बताया जाएगा कि आपको कैसे डोमेन रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको पेज बनाना है, कैसे कंटेंट लिखना है और कैसे आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। तो यदि आपको बिल्कुल लगेगा कि जैसे हम क्लास में बैठ करके कोई एकदम से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में क्लास में पढ़ करके कोई हमें टीचर बता रहा है, कंप्यूटर लैब में बैठ करके बता रहा है, वो सिस्टम आप अपना करते चले जाइए और आपको सीखने को बिल्कुल आ जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि मैं ये अपना बहुत सारी कोर्सेस मैंने ये देखे हैं और स्वयं 1-2 कोर्सेस मैंने कुछ जगह से किए हैं। तो आपको जरूरत नहीं है कि अब क्लासरूम टीचिंग की जरूरत रह गई है, अब ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं।
तो मुझे लगता है ऑनलाइन शिक्षा ने एक तरह से छोटे छोटे गांवों और शहरों तक भी अपनी जो पहुंच बनाई है, ये बिल्कुल एकदम करामात है। और ये सिर्फ अभी तक जो कहते थे कि रेमंड्स विलियम कहते थे कि पूरा विश्व एक गांव के जैसा है, ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये बिल्कुल हमें लगता है कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने पूरे विश्व को एक गांव में बदल दिया है। चाहे अमेरिका का हो, चाहे स्विट्जरलैंड का हो, चाहे लंदन का हो, चाहे भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, कहीं का भी बैठा हुआ बच्चा दुनिया के किसी भी एक बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर एक साथ पढ़ सकता है और अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर कर सकता है और सीख सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक तरह से स्वर्णिम अवसर मिला है ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ग्लोबल विलेज में हम तब्दील हो गए हैं। सर, यहीं पर आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ज़बानें हैं, बहुत सारी ज़बानों के जानने वाले हैं, लैंग्वेज पर किस तरह से आगे बच्चा बढ़ सकता है अगर वो कोई भी ख़ास लैंग्वेज का कोर्स करना चाहे और फिर इसी कोर्स के ज़रिए वो आगे दुनिया में हमारी जो मुख्तलिफ ज़बानें हैं उनको पहुंचाना चाहे। ऑनलाइन के ज़रिए अब ये बहुत आसान हो गया है, इसके लिए आप कुछ रहनुमाई करेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया हिना, क्योंकि अभी मेरे पास गूगल का एक प्रोजेक्ट है जो भाषा पे और लैंग्वेज पे ही काम मिलाएगा मुझे। और आजकल आपने सुना होगा कि NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करके एक चीज चल रही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं फेसबुक। जैसे ही फेसबुक में आप किसी का कमेंट टाइप करने के लिए जाते हैं तो आपके पास 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं। तो अभी मैंने फिनलैंड की एक कंपनी के साथ, लैंडब्रिज के साथ, हमारी क्षेत्रीय भाषा है मान लीजिए बघेली, तो हमने वहां की पूरे लैंग्वेज की छोटे छोटे शब्दावली से लेके इमोजीज और साइन लैंग्वेज तक क्रिएट किया है बघेली भाषा में। तो ये जितनी दुनिया की बड़ी कंपनी है अब छोटे छोटे गांवों और छोटी छोटी भाषाओं तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जानते हैं कि हम उस सेगमेंट, उस मार्केट तक भी हम पहुंच सकते हैं उनकी जुबान में। आप अंग्रेजी जुबान में या खड़ी हिंदी में जो नहीं पहुंच सकते हैं, आप वहां की लोकल जुबान जो है, वहां की बोली जो है, उस जुबान में पहुंच सकते हैं। इसी तरह यदि बच्चा कोई भी थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी जानता है, कम्युनिकेट करना अंग्रेजी में जानता है और साथ साथ अपनी मान लीजिए उर्दू जुबान है, फारसी जुबान है, अरबी जुबान है, मैथिली है, अवधी है, ब्रज है, तो गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो पूरा कन्वर्ट करा रहे हैं सिस्टम को, पूरे टूल्स ऐसे क्रिएट कर रहे हैं कि कोई भी यदि ब्रज और अवधी का व्यक्ति, आप मान लीजिए अमेरिका में बैठा है, वहां के गाने सुनना चाहता है, भोजपुरी के गीत सुनना चाहता है, तो आपके मोबाइल में वो भोजपुरी में कन्वर्ट होकर के आ जाए। आजकल इस पर काम चल रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पे। तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो गूगल जैसी बड़ी कंपनियां ये सब काम कर रही हैं। थोड़ा सा अपने को अपने एक तरह से कहेंगे कि खोल से बाहर निकलने की जरूरत है, अपने दायरे से बाहर निकलने की जरूरत है। यदि आप बाहर निकल कर देखेंगे तो आजकल इतना ज्यादा कन्वर्जन आ गया। गूगल में आप देखिए स्पीच टू टेक्स्ट थेरेपी आ गई है। स्पीच टू टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं, आप बोलेंगे तो अपने आप टाइप हो जाएगा। आप बोलेंगे गूगल को, एलेक्सा को बोलेंगे कन्वर्ट इन भोजपुरी, कन्वर्ट इन इंग्लिश, तो हिंदी की चीज को आपको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देगा। अभी मैं उदाहरण बताऊं, 1-1.5 साल पहले मैं थाईलैंड गया था। वहां की जो मेरी ड्राइवर थी, एक लेडी थी, ना हिंदी आ रही थी ना अंग्रेजी आ रही थी, उसको सिर्फ थाई लैंग्वेज आ रही थी। मैं उसको हिंदी में बोलता था, वो अपना थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रही थी, या अंग्रेजी में बोलता था, थाई में कन्वर्ट हो जाता था। वो अपने आप उस फोन को एकदम से समझ लेती थी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और मुझे कोई यात्रा में परेशानी नहीं हुई। और दूसरी चीज, साइन लैंग्वेज का आज के मोबाइल में एक छोटा सा ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और बोर्ड के सामने आप दिखा दीजिए, आपका वो लैंग्वेज मान लीजिए थाई लैंग्वेज में है तो आपको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देगा। जो आप ओरिजिनल लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज में आप तरह से कन्वर्ट करके अपना सेटअप करेंगे मोबाइल, तो अपने आप साइन बोर्ड कन्वर्ट कर देगा। तो ये भाषाओं पे आजकल कमाल हो रहा है, इस पर काम हो रहा है। थोड़ा सा हमें इस पर काम करने की जरूरत है, हमें खोजने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में आज सबसे ज्यादा जो रोजगार पैदा कर रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के बाद वो दूसरा सबसे बड़ा रोजगार क्रिएट करने वाला क्षेत्र है भाषा और ट्रांसलेशन पे काम हो रहा है। तो लैंग्वेज और ट्रांसलेशन पे दुनिया सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे रोजगार क्रिएट कर रहा है।
तो इस पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जी। और बहुत तफसील से, बहुत आसान अल्फाज में आपने हमारे तमाम नाज़रीन तक ये बात पहुंचाई है। और अब चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, खैरियत? जी, आप अपना नाम प्रोफेसर साहब आदाब। जी जी, सवाल करिए। आदाब आदाब। सर, मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ। जी अहमद जी। सर, मेरा रिसेंटली बीकॉम कंप्लीट हो गया है। क्या मैं एमकॉम नहीं करके क्या लॉ कर सकता हूँ? देखिए, बिल्कुल आप करना क्या चाहते हैं और जीवन में आगे कैसे करना चाहते हैं, बिल्कुल बीकॉम के बाद आप ला कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो है, यदि आपने देखा होगा, एक कारपोरेट लॉ का बहुत ज्यादा डिमांड है। एम काम यदि आप करेंगे तो आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, आप रिसर्च और हायर स्टडी में जा सकते हैं। लेकिन यदि आप बी काम करने के बाद लॉ सेक्टर में जाते हैं तो एक तरह से आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हैं। फिर बी काम का बहुत सारा संबंध जो है कारपोरेट लॉ, कारपोरेट बिजनेस लॉ वगैरह आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन लेवल में भी, क्योंकि कुछ पेपर बिजनेस लॉ के पढ़ाए जाते हैं ग्रेजुएशन में, आपको पता ही होगा क्योंकि आप कॉमर्स के हैं, तो उससे रिलेटेड हैं। तो कारपोरेट टैक्स, बिजनेस लॉ, इस तरह से जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, यदि आप इसमें आगे बढ़ के चले जाएंगे तो बहुत बड़ा फील्ड आपको कारपोरेट और बिजनेस लॉ का खुलेगा। और इसकी आज बहुत सारे फर्म बन गए हैं। और जो आदमी थोड़ा सा कुछ साल, 2-4 साल प्रैक्टिस करने के बाद, किसी के साथ काम करने के बाद एक्सपीरियंस गेन कर सकता है, या तो अपना फर्म काम कर सकता है, किसी बड़ी कंपनी या फर्म के साथ आप अपना काम कर सकते हैं। तो कैरियर इसमें जो मुझे लगता है कारपोरेट लॉ के फील्ड में या कॉमर्स करने के साथ आप आगे जाते हैं तो बहुत अच्छा कैरियर ग्रोथ है इसमें। जी, बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, मेरा नाम अब्दुल है। मैंने पीजी किया है उर्दू में। तो असल में मैं एक उस्ताद हूँ, सरकारी उस्ताद। मेरी उम्र 46 ईयर से। तो मैं रिसर्च करना आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, आप अपना सवाल फिर से दोहराएंगे? मैं एक्चुअली पीजी उर्दू हूँ। मैं एक सरकारी उस्ताद हूँ। जी जी। तो मैंने उर्दू में पीजी किया है जी। तो मैं ये पार्ट टाइम बुनियादों पर रिसर्च करना चाहता था। मुझे बड़ा शौक था, लेकिन मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। क्या इंडिया में ऐसा कोई ऑप्शन है कि मैं पार्ट टाइम रिसर्च करूं? जी बिल्कुल, आपकी बात पहुंच गई है। और बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी संजय। बिल्कुल, देखिए दोस्त, ऐसा है आपने उर्दू में किया है और आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। अभी मैं भाषा और लैंग्वेज पे ही काम बता रहा था कि कितनी ज़्यादा इस पे डिमांड बढ़ी है इस बीच में, क्योंकि जिस तरह से ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है और जिस तरह से भाषा का कन्वर्जन हो रहा है, जिसको हम कन्वर्जेंट मीडिया कह रहे हैं, तो आप उर्दू में इस तरह का कोई टॉपिक लेकर के आप गूगल कीजिएगा। गूगल में लैंग्वेज से रिलेटेड कहीं प्रोजेक्ट हो तो आप उस पर थोड़ा सा सर्च कीजिए, या लायन ब्रिज जैसी कंपनियां हैं या फ्रीलांसर का जैसे जो साइट्स हैं, इस पे आप देखिए इस पे क्या स्कोप हो सकता है। और उर्दू में रिसर्च करने के लिए बहुत सारी भारत देश में यूनिवर्सिटियां हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर जेएनयू से लेकर के उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ऐसे तमाम जगह है जहां उर्दू पढ़ाई जाती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी, आप यहां से करेंगे तो हायर स्टडी और रिसर्च के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। और बिल्कुल इसमें आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह का कोर्स करना चाहते हैं। यदि पीएचडी लेवल का आप रिसर्च करना चाहते हैं तो मुझे लगता है 3-4 महीने का एक कोर्स वर्क करना होता है। उसके अलावा आप कहीं भी रह करके अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। जी डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अपने इतने कीमती वक्त में से आपने हमारे न्यूज़ 18 उर्दू के नाज़रीन के लिए अपना ये कीमती मशवरों से उन्हें नवाजा है। और हमारे आज के इस ख़ास प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी हेलो करियर की टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।